नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम सीटेट के 25 जनवरी के एग्जाम पेपर का एनालिसिस कराएंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं। कृपया वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, सबसे पहला टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे के लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बारे में पूछा गया था 25 जनवरी के सीटेट के पेपर में। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की, जिसमें इन्होंने जेडपीडी के बारे में पूछा था, जिसका मतलब है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। इसका परिभाषा इसमें है कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से किए गए निष्पादन से होता है। जेडपीडी 4 चरणों में पूरा होता है, जिसमें अधिक जानकारी द्वारा सहायता देना, अपने आप स्वयं सहायता देना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया या अस्वचालित क्रिया, चरणों की पुनरावृत्ति। देखिए, ये कैन डू इंडिपेंडेंस, ये जो स्थिति है, ये बच्चा जितनी जानकारी है उसके पास ये स्थिति है। किसी की सहायता से, पुस्तक या टीचर की सहायता से बच्चा इस स्थिति में पहुंच जाता है। जबकि जो जेडपीडी है, ये बीच वाला जो स्टेज है ब्लू वाला, ये जेडपीडी को प्रदर्शित करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर। अगला है पहाड़ या मचान। स्कैप फोल्डिंग के बारे में पूछा गया था। स्कैप फोल्डिंग, जब कोई मकान बनता है तो उसमें जो बल्ली लगाई जाती है नीचे, वो कुछ ही समय के लिए होता है, फिर उसको हटा लिया जाता है, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे इसमें है कि एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो उसे पहाड़ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसको अगर आप शुरू में सीट पर बैठ जाता है तो चला, फिर छोड़ देते हैं तो वो चलाते हुए कुछ दूरी तक चला जाता है, तो वहीं सहारा देना है। आर्टिज्म। आर्टिज्म को हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। आर्टिज्म में मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे हिंदी में आत्मविमोह या स्वपरायणता कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, एक ही काम को बार बार दोहराता है, वो आर्टिज्म है। आर्टिज्म से प्रभावित व्यक्ति है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह सीखना कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 से बुनियादी चरण के बारे में पूछा गया था, जिसमें 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बात की गई है इसमें एनईपी 2020 में। इसमें 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है, 3 वर्ष की प्री प्राइमरी स्कूल है जो कि कक्षा 1-2 है, और 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें कक्षा 3-4-5 है, और 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण है जिसमें कक्षा 6-7-8 है, और लास्ट में 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण है जिसमें 9-10 और 11-12 कक्षा के बच्चे हैं। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन है। इसमें 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो है इसमें 100% लाने का लक्ष्य रखा गया था, तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% के हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है इसमें। एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन था सफल समावेशन। सफल समावेशन क्या है? अपनी पृष्ठभूमि, जाति, वर्ग, नस्ल, जातीयता या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक दर्शन को संदर्भित करता है। मतलब इसमें किसी भी पृष्ठभूमि या जाति, वर्ग, नस्ल या जातीयता, लिंग की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया था, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक आकलन क्या है कि यह प्रयोग प्रशिक्षण प्रक्रिया की दशा को ज्ञात करने के लिए होता है, और जबकि योगात्मक आकलन है शिक्षण प्रक्रिया की सफलता या असफलता का पता लगाने के लिए किया जाता है। रचनात्मक आकलन में अधिगम के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन अधिगम के दौरान किया जाता है, जबकि योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के बाद या अंत में किया जाता है। रचनात्मक आकलन पढ़ाई के दौरान, जबकि योगात्मक आकलन लास्ट में, कक्षा खत्म होने पर योगात्मक आकलन करते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक विशेष प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल है जिसमें विद्यार्थी के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। बहुभाषावाद से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुभाषावाद क्या है कि इसमें एक व्यक्ति को 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। हिंदी भाषा शिक्षण में बहुभाषीवाद का उद्देश्य देखिए क्या है? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। भाषा कैसे काम करती है इसकी बेहतर समझ बढ़ जाती है। स्थानीय भाषाओं की रचनात्मकता समाज के बहुभाषी स्वरूप और भिन्न सोच और प्रशंसा को बढ़ाता है।
और अगला है सभी छात्रों को उनकी भाषाई पृष्ठभूमि के बावजूद शामिल किए जाने को सुनिश्चित करता है। ये बहुभाषावाद को बताता है। संज्ञान और संवेग के बारे में पूछा गया था। संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं है बल्कि मानव बुद्धि से होता है जो ज्ञान को सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित करके उपयोग करने योग्य बनाती है, जबकि संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। अर्थात संज्ञान और संवेग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अधिगम के लिए मूल्यांकन कैसा होगा, तो इसका सही आंसर था संदर्भित। प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में पूछा गया था। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक सामाजिकरण करता है। इसमें बच्चे स्वयं को जानना और पहचानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं। इंसानों के दैनिक दिनचर्या के कार्यों को सीखते हैं, मतलब उनको देख देख कर। इसका उदाहरण है प्राथमिक सामाजिकरण का परिवार। परिवार के सभी सदस्य और दूसरे जो द्वितीयक सामाजिकरण में इसमें मीडिया आता है, विद्यालय आता है, ये सभी आते हैं। एक क्वेश्चन स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रास मोटर स्किल से पूछा गया था। इस अवस्था में जन्म के कुछ दिन बाद बच्चों का पैर हिलाना, नेत्र की गतिविधि, मुस्कुराना, सिर उठाना आदि ये सभी कार्य होते हैं और तथा इसमें शरीर के बड़े भाग का प्रयोग किया जाता है, जैसे मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम सेफेलोकार्डल इसी के अंतर्गत आता है स्थूल गत्यात्मक कौशल के। जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या करना चाहिए, इसमें ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन है अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, ये आंसर है। अधिगम की प्रकृति कैसी है, तो ये आंसर है। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में पूछा गया था। एक सृजनात्मक विद्यार्थी तो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनात्मक हो। सृजनात्मक या रचनात्मक। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीमा था सक्रिय अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम असक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हावर्ड गार्डनर के स्थानिक बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दृश्य अनुभव के आधार पर पहलुओं की रचना की जाती है। इसके अंतर्गत वास्तुकार, चित्रकार, पायलट और ड्राइवर आते हैं। इसमें पूछा गया था कि वस्तु के मानसिक चित्रण एवं परिवर्तन में बहुत कुशल है, तो वो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? कोई भी व्यक्ति है। एक क्वेश्चन जेंडर से संबंधित पूछा गया था। जेंडर एक लैंगिक भूमिका सामाजिक मानदंड का एक समूह है जो उन व्यवहारिक के प्रकारों को निर्धारित करती है जिन्हें आमतौर पर लोगों के लिए वास्तविक या कथित लिंग या लैंगिकता के आधार पर स्वीकार्य, उपयुक्त और वांछनीय माना जाता है। समाज निर्धारित करती है जेंडर की भूमिका। किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, समता पर या समानता पर? यह क्वेश्चन एडीएचडी से पूछा गया था, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, रिश्तों में परेशानी होती है, स्कूल या काम में परेशानी होती है। एडीएचडी बचपन में ही शुरू हो जाती है, बड़ा उम्र तक रह सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित है किसके लिए? इसका सही आंसर था अधिगमकर्ता के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सक्रिय भागीदारी के रूप में। स्वालीनता ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। स्वालीनता क्या है कि मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। यह एक मस्तिष्क का जब विकास होता है तो उस दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। निगमनात्मक चिंतन पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है। इस अवस्था में विचार करने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, परीक्षण आदि का प्रयोग आदि उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास हो जाता है इस अवस्था में। इसमें अन्वेषणशीलता, सृजनात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। ये जीन पियाजे की सबसे अंतिम अवस्था है। समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछा गया था। समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समाधान ढूंढने का नवीन प्रयास करता है, जिसमें वह नवीन ज्ञानार्जन भी अर्जित करता है, नवीन ज्ञान अर्जित करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को किस प्रकार की लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, महारत उन्मुख या प्रदर्शन उन्मुख? एक क्वेश्चन पूछा गया था, माचिस की डिब्बी इंच ज्यामिति बॉक्स किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है घनाभ। घनाभ में 6 फलक होते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी, तो एक फलक ये हो गया, दूसरा इधर हो गया, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर हो गया, ये सामने वाला इधर हो गया और पीछे वाला ये इधर, 6 फलक हो गया। इसको बताना था कि ये किस
मतलब कैसा है इसकी आकृति। एक क्वेश्चन है, 6 बजे सोकर उठती है कोई लड़की, स्कूल जाने के समय घड़ी में घंटे की सुई 9 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो उस समय कितना बज रहा है? तो उस समय 9 बज रहा है। 9 बज रहा है तो उठने से लेकर स्कूल जाने में कितना समय लग रहा है? तो 6 बजे से 9 बजे के बीच का 3 घंटा समय लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संख्या 19 और 51 के बीच अभाज्य युग्म की संख्या कितनी है? तो 19 से 51 के बीच अभाज्य युग्म की संख्या निकालनी है। तो देखिए 19 से 51 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सा है? 23 है। फिर आगे है 29 है, फिर 31 है, फिर 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, फिर 43 है, 43 के बाद आगे कोई संख्या नहीं है। यही इतनी संख्या है। तो इसमें पूछा गया कि अभाज्य युग्म, तो अभाज्य युग्म वो संख्या होती है जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे कि 13 और 15 नहीं, 13-15 नहीं है। यहाँ पर 29 और 31 देखिए, ये इनके बीच 2 का अंतर है, तो ये अभाज्य युग्म है। और ये यहाँ 41-43 है, तो ये भी 2 अभाज्य युग्म होंगे 19 से 51 के बीच में। एक क्वेश्चन एलसीएम से पूछा गया था। एक क्वेश्चन गणित में त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांतियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। एक क्वेश्चन पैटर्न से पूछा गया था कि 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। तो इसमें देखिए पैटर्न से है, तो इसमें क्या करेंगे, +2 यहाँ पे किए हैं, यहाँ +3 किए हैं, यहाँ +4 किए हैं, तो यहाँ पर +5 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है, वैन हिले के अनुसार कौन सा है? इसका आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। वैन हिले के अनुसार बताना था। देशीकरण, विश्लेषण है, औपचारिकता है। एक क्वेश्चन था, एक शिक्षिका 3:15 और 3:15 जैसे शब्दों का उपयोग करती है। पूरा क्वेश्चन ये नहीं मिला, इतना मिला। एक क्वेश्चन राजा जी नेशनल पार्क से मिला है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन मिला था कि बृहद उड़न गिलहरी की प्रजाति जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित थी, या और कहीं नहीं पाई जाती है, तो ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? उड़न गिलहरी के बारे में पूछा गया था, जो पंचमढ़ी या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह देश भर में वन्य जीव एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था, जिससे कि पशुओं को शिकार से बचाया जाए और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाए। और अधिनियम देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये सभी अधिनियम याद कर लीजिएगा। सांप सुरक्षा अधिनियम पूछा गया था कि सांप का खेल वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के अनुसार ये अपराध है। सांप सुरक्षा अधिनियम पूछा गया था कि कब पारित हुआ था? तो ये 1972 के अनुसार ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार कौन पाया था? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह भारत के राजस्थान के अलवर जिले के भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद है, जिन्हें भारत के जलवाहक या जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। 2001 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म देखिए कब हुआ था? 6 अगस्त 1995 को हुआ था। ये 2001 में यहाँ मैग्सेसे अवार्ड पाए थे। और इन्होंने 1975 में अपना एक एनजीओ तरुण भारत संघ की स्थापना की थी। सुंदरलाल बहुगुणा है, ये 1972 में 9 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ये भी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जो कि वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता यही है, सुंदरलाल बहुगुणा है। और ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन था पुदुचेरी सही था, जो कि पुदुचेरी है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है। ये सभी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना की परेड में पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4। और 36 प्रकार के इसमें निर्देश दिए जाते हैं, जो कि वहीदा प्रिज्म से संबंधित है। वहीदा प्रिज्म कहाँ की निवासी थी? जो थन्ना मंडी गाँव की निवासी थी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। और ये इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, जिन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया था। एमबीबीएस की परीक्षा इन्होंने पास की थी। गर्ल गाइड के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। देखिए यहाँ दिया है, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराए नहीं। मतलब वहीदा प्रिज्म के बारे में ये बताया गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि
कितनी टुकड़ियाँ पीछे चलती हैं? 36 बार चिल्लाते हैं। इन्हों प्रिज्म क्यों कहा गया था कि इनके पापा ने नाम दिया था प्रिज्म? एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया था, वहीदा प्रिज्म। आम की प्रजातियों के बारे में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि स्वाद का जीभ पर स्वाद पहले कौन सा आता है? पहले मीठा आता है, फिर नमकीन आता है, फिर खट्टा आता है, फिर कड़वा आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कड़वा कब आता है, किधर होता है? सबसे लास्ट में। ये स्वाद कलिकाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत से। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस को इन्होंने लॉन्च किया था, मोदी जी ने। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता को मजबूत होगी। यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र की विविधता में एकता का निर्माण करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करके राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा दे। घर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। असम का घर मजबूत बांसों से बने होते हैं, छतें ढालू होती हैं। लेह में जो है पत्थर के फर्श बने होते हैं, छतें लकड़ी की होती हैं। मनाली में घर पत्थर लकड़ी के होते हैं, ढालू छतें यहाँ भी होती हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं। अनवीकरणीय स्रोत के बारे में पूछा गया था, तो सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और ज्वारीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है कि प्राकृतिक गैस, और सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। थीम के बारे में पूछा गया था। थीम है परिवार और मित्र, पहला। दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा है यात्रा, छठवां है हम चीजें कैसे बनाते हैं। जबकि 4 उप थीम है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है थीम और उप थीम से संबंधित। आवास से संबंधित कोई प्रश्न आया था। जारवा जनजाति से संबंधित आया था, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यह भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है, जारवा जनजाति। लक्षद्वीप में जनजाति पाई जाती है अमीनी दीवी, कोया, मालमिस और मेलाचेरी। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है लगभग। एक पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया, जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेमी है। तो इन दोनों बुर्ज के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो यहाँ 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, तो यहाँ 15.4 में 110 का गुणा कर देंगे, गुणे 110 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 154 गुणे 11 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 0 से। यहाँ हो जाएगा आपका 11 चौका 44, 11 पच्चे 55, 4 59। यहाँ हो जाएगा 11 कम 11 5 16। तो यहाँ दशमलव हट गया, तो ये 1694 मीटर आया है। तो इसको 1.694 किमी भी लिख सकते हैं। पूछा गया 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस 2 3 5 7 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। पूछा गया है अगला क्वेश्चन हिंदी में है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें है? तो सफलता में तो है नहीं, असफलता में। यहाँ अ उपसर्ग है, इसमें फिर सफलता हो जाएगा। फिर अगर फिर असफल कहेंगे तो यहाँ ता प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी राजभाषा है, आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भारत का। एक क्वेश्चन गद्यांश पूछा गया था हिंदी में, टिड्डी के खेती में नुकसान से संबंधित। ये सभी क्वेश्चन 25 जनवरी को पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।